सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज जो कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को भी ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं तुम सभी को इस एनीमे का एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि तुम सभी को मालूम पड़ सके कि इस कहानी में आखिर किस चीज़ की बात होने वाली है। इस दुनिया में एक टावर है जो कि हर किसी का इच्छा पूरी कर सकता है, मगर उस टावर से किसी भी विश को मांगने के लिए उस टावर पर चढ़ना जरूरी है। अगर उस टावर पर कोई चढ़ना चाहता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा। और अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। हमारी कहानी शुरू होती है एक बाम नाम के लड़के से, जो कि उसी बड़े से टावर के नीचे बनी हुई गुफा में रहता है। यहाँ पर वो गुफा पूरी तरीके से बंद होता है और इसी वजह से बाम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इस गुफा से बाहर कैसे निकलेगा। और साथ ही साथ उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि आखिर वो यहाँ पर पहुंचा कैसे, क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज मिट चुकी थी। बस उसे इतना पता था कि उसे कैसे भी करके इस गुफा से बाहर निकलना है। इसीलिए वह उसी गुफा में रखे हुए कुछ पत्थरों को उठा करके एक पहाड़ टाइप बना करके उसके ऊपर चढ़ता है और दीवार के ऊपर छेद करने की कोशिश करता है। पर इस चीज में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। लेकिन वो हार नहीं मानता है और किसी तरह उस पत्थर के बीचों बीच एक छेद बना लेता है और उस होल से एक बहुत ही तेज लाइट निकल रही होती है। और तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसी की उम्र की होती है और उस लड़की का नाम रेचल है और वो भी उस गुफा के अंदर आ गई थी। यहाँ पर उसकी और बाम की दोस्ती हो जाती है। रेचल बाम को बताती है कि इस गुफा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टावर है और मेरा सपना है इस टावर के ऊपर चढ़ना, क्योंकि वहाँ आसमान में ऊपर चढ़ने के बाद उसे बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे और वो बस यही चाहती है। लेकिन बाम को अभी इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छी दोस्त मिल गई थी। साथ ही उस गुफा के ऊपर एक होल हो गया था जिसकी वजह से वो उस बाहर की दुनिया को देख पा रहे थे। बाम कहता है कि वो यहीं पर रहेगा और रेचल भी उसके साथ यहीं पर रहेगी। लेकिन क्या होता है, रेचल वहां से भागने लगती है और बाम उसे देख लेता है और बाम उसका पीछा करने लग जाता है। लेकिन रेचल बहुत दूर जा चुकी होती है। बाम जैसे तैसे करके रेचल को रोकता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। रेचल बाम को बताती है कि उसका सपना यहाँ पर रुकना नहीं है, बल्कि उसका सपना है उस टावर के ऊपर चढ़ना, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। बाम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे क्या। लेकिन तभी वो देखता है कि रेचल अचानक से वहाँ से डिसअपियर होने लग जाती है और धीरे धीरे वो वहाँ से गायब होने लग जाती है। अभी यहाँ पर बाम को कुछ भी समझ नहीं आया था। तभी इतने में ही बाम के सामने एक गेट ओपन हो जाती है जिसमें से एक बड़ा सा हाथ बाम की तरफ आ रहा होता है। बाम इस हाथ से बचने का कोशिश नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे यहाँ से आगे बढ़ना है जिससे कि वो रेचल को ढूंढ सके। हम देखते हैं कि बाम यहाँ से एक अजीब से दिखने वाले पर्सन से मिलता है। असल में ये खरगोश जैसा दिखने वाला बंदा इसी टावर का गार्जियन है। यहाँ पर इस खरगोश को बाम का नाम पता था, जिसे देखकर बाम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वो सोचता है शायद उसे मेरा नाम रेचल ने बताया होगा। अब वो उस गार्डियन से रेचल के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ पर ये गार्डियन कहता है मैं तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता और अगर तुम्हें कुछ भी सवाल पूछना है तो तुम्हें सबसे पहले इस टावर के ऊपर जाना होगा और ये इतना आसान काम नहीं है। वो गार्डियन बाम को ये भी बताता है कि ये जो केज है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और ये एक सी मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर के आगे एक ब्लैक कलर का बॉल होता है। वो बाम से कहता है तुम्हें इस बॉल को कैसे भी करके डिस्ट्रॉय करना है और अगर तुम इस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हो तुम इस फ्लोर को पार करके दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाओगे और इसी तरह से कुछ चैलेंजेस को पार करने के बाद तुम उस टावर के ऊपर भी पहुंच सकते हो। फिर तुम्हें अपने सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। मगर बाम उसकी बातें सुन तो रहा था, बस उसे इतनी बात समझ आ गई थी कि उसे कैसे भी करके उस टावर के ऊपर जाना है। वो गार्डियन बाम को ये भी कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम चाहो तो अपने प्लान को ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन बाम वहाँ से भाग करके उस केज के सामने जाने लग जाता है। उतने में ही तभी एक लड़की आती है जो कि बाम के फेस पे एक लात मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो बस बाम को ऊपर जाने से रोकना चाहती है, क्योंकि बाम का उम्र अभी बहुत ज्यादा कम होता है और वो सी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वैसे इस लड़की का नाम यूरी है और उसके साथ एक और लड़का था जिसका नाम गोल्ड है। हम लोग देखते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज थी, बाम को उनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी,
लेकिन तभी गोल्ड अपने पास से एक गोल जैसी चीज निकालता है और उसके बाद बाम को उन सभी की बातें समझ आने लगी थी। गोल्ड और यूरी बाम से कहते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें आगे इस तरह नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र भी अभी बहुत ज्यादा कम है और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि आगे तुम्हें किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे बाम को बस किसी भी तरीके से आगे जाना था, इसलिए जो कि वो गार्डियन था वो यूरी से कहता है कि अगर तुम इस लड़के की मदद करना चाहती हो तो तुम उसे अपना तलवार दे सकती हो। शायद ये गार्डियन उस लड़की को जानता था। यहाँ पर वो किसी ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यूरी अपने पास से वो तलवार निकालती है। क्योंकि बाम बहुत ज्यादा क्यूट था इसलिए यूरी उसे तलवार ऐसे ही दे देती है, जबकि उसे पता था कि ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। बाम उस तलवार को ले लेता है और सीधा उस केस के अंदर जाने लग जाता है, पर वो उस मॉन्स्टर से बचते हुए उस बॉल की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी इतने में ही वो मॉन्स्टर आगे आ जाता है और बाम को खा जाता है। मगर हम देखते हैं कि बाम अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करता है और अंदर से बाहर निकल आता है और अब यहाँ वो सीधा उस बॉल की तरफ पहुंच चुका था। बाम उस बॉल के ऊपर बार बार उस तलवार से अटैक कर रहा था लेकिन वो बॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था। बाम बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था मगर इतने में हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से आकर के बाम के ऊपर अटैक कर देता है। बाहर से गोल्ड आवाज लगाता है कि बाम को अपने तलवार के पावर का यूज करना चाहिए, लेकिन बाम कुछ भी करके उस पावर को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर यूरी बताती है कि तलवार की जो स्पिरिट है वो बाम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी और बाम जैसे ही कुछ बोलता है अचानक से वो स्पिरिट बाहर आ जाती है। क्योंकि बाम बहुत ही ज्यादा क्यूट था इसलिए वो स्पिरिट बाम की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी पावर की मदद से बाम आसानी से उस बॉल को तोड़ देता है और आसानी से उस फ्लोर को पार कर जाता है और ये देखकर यूरी और गोल्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद यूरी भी यहाँ से आगे बढ़कर नेक्स्ट फ्लोर पर जाने लग जाती है, लेकिन तभी वो गार्डियन उसे रोक देता है और इससे पहले वो गार्डियन उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे इसके बाद उन दोनों के बीच क्या बात हुई ये हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता है, क्योंकि अब हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ चुके होते हैं। यहाँ पर आकर हम लोग देखते हैं कि जो ये फ्लोर है वो पिछले वाले फ्लोर से काफी ज्यादा अच्छा होता है और बाम इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि अभी तक वो कभी भी अपने गुफा से बाहर नहीं निकला था। लेकिन अभी ये टाइम नहीं था ये सब चीजें एंजॉय करने का। उसके सामने एक डब्बा दिखाई देता है, उस डब्बे से बहुत ही तेज लाइट निकल रही थी। यहाँ पर बाम को इस फ्लोर के बारे में पता चलता है। असल में यहाँ पर टोटल 400 लोग हैं जो कि इसे पार करने के लिए यहाँ पर आए थे। इन्हें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस इन्हें यहाँ पर आपस में लड़ना होगा और आखिर में जो 200 लोग बचेंगे वो लोग यहाँ से नेक्स्ट फ्लोर पर जाएंगे और आगे के लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड फ्लोर का सेकंड लेवल स्टार्ट हो चुका था। बाम भाग रहा था क्योंकि वो यहाँ पर किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था। तभी बाम के सामने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक इंसान आ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और तभी वहाँ पर एलिगेटर टाइप का एक क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। उसका नाम राख होता है और वो यहाँ पर बाम के ऊपर हमला करने वाला था। और यहाँ पर बाम की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम खून था। वो लड़का यहाँ से चुपचाप जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो बाम के पास वो ब्लैक स्वॉर्ड देखता है। उस तलवार पर कुछ निशान था इसलिए वो देखकर समझ जाता है कि वो ब्लैक स्वॉर्ड है और वो वापस से पीछे आता है और वो उस एलिगेटर से बाम को बचा लेता है। इसके बाद अब वो दोनों यहाँ से साथ में निकल रहे होते हैं और खून बाम से ये भी पूछता है कि आखिरकार उसके पास ये लेजेंडरी स्वॉर्ड कहाँ से आई। तो बाम उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि ये तलवार उसे एक यूरी नाम की एक लड़की ने दिया है और वो भी सिर्फ उसकी मदद करने के लिए, जिससे कि बाम जिसे ढूंढ रहा है वो उसे मिल सके। ये सुनकर खून को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और ये सुनकर खून फैसला करता है कि वो अपने साथ बाम को आने देगा और अब वो दोनों साथ में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उन्हें बस कैसे भी करके यहाँ पर सरवाइव करना था। वैसे जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ हम एक लड़की को एक लड़के से लड़ाई करते हुए देखते हैं। उस लड़की के पास एक अजीब सा वेपन था और ये वेपन भी उसी सीरीज के अंदर आती है जिस सीरीज के अंदर बॉम्ब की ब्लैक स्वॉर्ड आती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है और यहाँ हम वापस से बॉम्ब और खून की तरफ आते हैं और वो दोनों यहाँ पर उस बॉल में चेक कर रहे होते हैं कि आखिर अभी तक कितने सर्वाइवल्स बचे हैं और अभी भी 250 लोग से ज्यादा यहाँ पर थे। इसका मतलब ये था कि इन दोनों को अभी भी कुछ टाइम और छुप कर रहना होगा। इसके बाद खून बॉम्ब से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। बॉम्ब बोलता है कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस उसकी एक दोस्त है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। ये सुनकर खून बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बॉम्ब का यहाँ पर अभी तक कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो अब बॉम्ब से दोस्ती कर लेता है और ये सुनकर बॉम्ब बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि यहाँ पर खून उसका पहला दोस्त था। वैसे यहाँ पर खून बॉम्ब को समझाता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें इस जगह पर सभी की बात मानने की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ इस टावर्स के यहाँ पर कुछ रूल्स है, तुम्हें यहाँ पर हर चीज मानने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपनी मर्जी से रूल बनाने हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर रैक हमला कर देता है
और जैसे ही रैक उनके ऊपर हमला करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ 2 सर्वाइवल्स बचे हुए थे। और साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट होता है कि अब किसी ने भी किसी के ऊपर हमला किया तो यहाँ से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये बात सुनकर कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। और इस तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लड़का और लड़की यहाँ पर फाइट कर रहे थे वो भी अब रुक जाते हैं और आपस में हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक और लड़का आ गया था। वो उन्हें समझाता है कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी यहाँ पर 200 लोग बचे हुए हैं। इसके बाद वहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर बताया जाता है कि सभी को 3-3 की टीम बनानी होगी और जो भी 3 लोगों का टीम नहीं बनाएगा उसे भी यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये 3 लोगों की टीम यहाँ से 3rd फ्लोर पर जाएगी। और ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये सभी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और उन्हें आपस में दोस्ती करनी है। वैसे खून और बॉम्ब पहले से यहाँ पर दोस्त बन चुके होते हैं, लेकिन इन दोनों का अभी भी सिर्फ 2 लोगों का टीम है। इन्हें एक और बंदे की जरूरत थी, तो वो लोग रैक को चुन लेते हैं। लेकिन रैक इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग लोगों का पार्टनर चाहिए था। और हम देखते हैं कि राग इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। तभी बाम और खून कुछ देर आगे जा करके राग को रोक लेते हैं और यहाँ पर राग कह रहा था कि नहीं, वो किसी भी कीमत पे तुम लोगों से दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग कमजोर है। लेकिन जब खून आगे आता है तो वो खून को वहाँ से दूर फेंक देता है और बाम पर हमला करने लग जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाम अपनी तलवार को फेंक देता है और वो राग को बोलता है कि अगर तुम्हें मुझके ऊपर हमला करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा। लेकिन बात एकदम सिंपल सी थी, क्योंकि अगर राग बाम के ऊपर हमला करता तो वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाता, इसलिए वो भी रुक जाता है। और यहाँ पर टाइम पूरा होने वाला था, तभी हम लोग देखते हैं कि खून आगे आ करके रैक को पकड़ लेता है और तब बाम भी आगे बढ़ करके रैक को पकड़ लेता है, जिस वजह से उन तीनों का एक टीम बन जाता है। और जैसे ही टाइम खत्म होता है वो तीनों को एक दूसरे को दोस्त मानना पड़ जाता है और वो तीनों यहाँ से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर रैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो बाम से कहता है कि मुझे तुमसे फाइट करनी है। लेकिन बाम कहता है नहीं, अब हम एक ही टीम में हैं और हम लोग दोस्त बन चुके हैं, हम लोग एक दूसरे से अब फाइट नहीं कर सकते, इसलिए अब मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम लियो था और यहाँ पर लियो सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि तुम सभी का स्वागत है 3rd फ्लोर पे। और इसके बाद भी 3rd फ्लोर का भी राउंड शुरू हो जाता है। लेकिन राउंड स्टार्ट करने से पहले लियो बताता है कि उसे कुछ टेस्ट करना है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। उन्हें बस एक वॉल से दूसरे साइड आना था। और यहाँ पर खून सोच रहा था कि आखिर बॉम इस वॉल को पार कैसे करेगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बॉम इस साइड हाथ उठाकर बोलता है कि मुझे तो इस वॉल ने यहाँ से धक्का ही नहीं दिया, मैं तो यहाँ पर पहले से खड़ा हूँ। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ लियो भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। फिर लियो बाम को बताता है कि तुमने इस लेवल को पार कर लिया है और बाम लियो के पास आकर बैठ जाता है। फिर लियो बाम से कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, हम लोग चूज करेंगे कि सबसे पहले इस टेस्ट को कौन पार करेगा, यानी एक तरीके का बैट, और जो जीता वो सामने वाले से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बाम थोड़ा शांत हो जाता है और वो सामने वाले एक लड़की को कहता है जिसके पास वो सीरीज वाली स्वॉर्ड थी। और बाम का जवाब एकदम सही था, क्योंकि वो लड़की ही सबसे पहले इस टेस्ट को पार करती है। और हम लोग देखते हैं कि जो वो दूसरा लड़का है वो भी उस टेस्ट को पार कर लेता है। फिर क्वेश्चन पूछने के बाद लियो बताता है कि उसे सच में रैकल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और उसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं है और वो जानता भी नहीं आखिर ये है कौन, और ना ही उसने कभी यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। और तभी लियो नोटिस करता है कि उसके सामने उस साइड वाटर वॉल के दूसरी तरफ एक लड़का सभी को प्रॉब्लम दे रहा है। असल में वो लड़का चाहता है कि कोई भी डिस्क्वालीफाई ना हो, क्योंकि वो इस टेस्ट को पार नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो चाहता है कि वो डिस्क्वालीफाई ना हो। और इसी वजह से वो लड़का गन उठा लेता है। तभी लियो आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और इसी की वजह से उस लड़के को ये कंपटीशन छोड़ना पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि बाकी सभी लोगों ने भी ये कंपटीशन पार कर लिया था। अब जो लोग इस तरफ आ गए थे वो अगली फ्लोर की तरफ बढ़ने जा रहे थे। ये रेड डोर लेवल होने वाला है। यहाँ पर आकर के बॉम देखता है कि ऊपर आसमान है, लेकिन बॉम ने आज तक कभी आसमान को देखा नहीं था, इसलिए वो खून से पूछता है कि आखिर ये है क्या। वैसे बॉम को ये बस एक सीलिंग लग रहा था और पूछता है कि ये बहुत ही अच्छी सीलिंग है, लेकिन फिर कून उसे बताता है कि ये एक आसमान है। तो फिर वो कून से पूछता है कि क्या यहाँ पर रात में तारे दिखते हैं, क्योंकि वो उसे देखना चाहता था। असल में रैकल भी यही चाहती थी, लेकिन फिर कून बताता है कि नहीं, ये असली आसमान नहीं है, इसे किसी पावर की वजह से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर रात होना मुश्किल है। इसके बाद अगला टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि एक एक करके सभी टीम को भेजा जा रहा था।
और यहाँ पर ऐसे ही बॉम्ब की टीम बैठी हुई थी और सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि सामने एक बॉल थी जिसमें 10 मिनट का टाइमर लगा था। उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये टाइमर किस वजह से लगा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका शक्ल एकदम बैलून जैसा था और वो बताता है कि मुझे सब कुछ मालूम है कि आखिर इस टेस्ट में आगे क्या होने वाला है। और ये सुनकर बॉम्ब उससे पूछता है कि आखिर क्या होने वाला है। तो वो आदमी उन लोगों को बताता है कि शायद तुम लोग को अंदर जा करके परेशान किया जाएगा और अगर तुम चीखे तो तुम हार जाओगे, इसीलिए तो उन्होंने टाइमर लगा रखा है। और तभी अचानक से वो खून के बारे में बात करने लग जाता है, जैसे उसे खून के फैमिली के बारे में सब कुछ मालूम हो। और जैसे ही खून उसकी बातें सुनता है वो उसके ऊपर अचानक से हमला कर देता है और बॉम्ब उसे रोक देता है, क्योंकि वो अभी भी वेटिंग एरिया में थे। अगर उन्होंने किसी से लड़ाई किया तो ये इस गेम से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और जब टेस्ट में इनकी बारी आती है तो वो तीनों यहाँ से अंदर जाने लग जाते हैं और फिर उन्हें टेस्ट के बारे में समझाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे और उनके पास टोटल 10 मिनट का टाइम है और उनको इन्हीं में से एक दरवाजे को चुनना है टाइम खत्म होने से पहले। और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में वो सही दरवाजा कैसे चुनेंगे और उनके पास सिर्फ एक ही चांस है, और अगर उन्होंने गलत दरवाजा को चुना तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सोचते सोचते अब 5 मिनट से कम टाइम बचा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा दरवाजा खोले, मगर तभी अचानक से रैक आगे बढ़ता है और अपनी मर्जी से एक दरवाजा खोल देता है और किस्मत से वो सही दरवाजा था। इसके बाद वहाँ पर जो बंदा था वो बताता है कि असल में यहाँ पर सारे दरवाजे सही हैं, बस ये टेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ मेंबर क्विक डिसीजन नहीं ले सकते और आगे वाले फ्लोर पर ये जरूरी होगा। साथ ही वो खून को समझाता है कि तुम्हारी टीम के जो टीम पार्टनर हैं वो सभी अलग है, लेकिन अच्छा है कि वो तुम्हारे टीम पार्टनर हैं, क्योंकि अगर तुम डिसीजन नहीं लेते तो सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टेस्ट के लिए यहाँ पर आते हैं। और अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। यहाँ पर हम एक ग्रुप को फाइट करते हुए देखते हैं। असल में वो ग्रुप भी यहाँ पर सभी के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। उसके हर एक मेंबर ने हुडी पहन रखी थी, जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वहाँ पर एक लड़की थी जिसका चेहरा हल्का हल्का सा दिख रहा था और वो रेचल की तरह दिख रही थी। इसके बाद यहाँ पर सभी को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक ग्रुप है जो कि जबरदस्ती यहाँ पर घुसना चाहती है और इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन उसके ग्रुप का परफॉर्मेंस देखकर फैसला किया जाता है कि उसे भी इस कंपटीशन में हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला था। टेस्ट एकदम सिंपल था। सामने एक थ्रोन रखा हुआ है जिसके ऊपर हर टीम का सिर्फ एक मेंबर बैठ सकता है। अब जैसे ही एक टीम का मेंबर उस पर बैठेगा और उसके ऊपर एक क्राउन रहेगा और बस उसे उस क्राउन को प्रोटेक्ट करना है, और बाकी के जो 2 मेंबर रहेंगे वो बाकी के टीम को रोकेंगे उस क्राउन को लेने से। और सबसे पहले इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वही लड़की आती है जिसके पास वो सीरीज स्वॉर्ड थी और उसका नाम इनोक है। वहाँ पर वो और उसके ग्रुप यहाँ पर आ चुके थे और इनोक ने इस वक्त उस क्राउन को पहना हुआ था। और अब जो सामने वाले ग्रुप आते हैं उस क्राउन को लेने के लिए उसे वो लोग बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियो वहाँ पर अनाउंस करता है कि अब अगला ग्रुप यहाँ पर आ सकता है, और अगले चैलेंजर के तौर पर 2 ग्रुप यहाँ पर एक साथ आ गए थे और इन्हें भी उन लोगों ने आसानी से रोक लिया था। वैसे तभी अचानक से बॉम्ब की ग्रुप भी आगे बढ़ती है, तो जैसे ही नॉक बॉम्ब के हाथ पर उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखती है वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देती है, मगर इतने में ही वहाँ पर लियो आ गया था और उसने नॉक को रोक दिया था। लियो उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकती जब तक कि वो यहाँ पर आकर चैलेंज ना करे, और इसी वजह से एनॉक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसके साथ उसका पूरा ग्रुप भी यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया था। लेकिन वो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, बल्कि सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा टेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें इस गेम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बस अब वो इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे